हेलो स्टूडेंट्स, अपन रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने संयोजन अभिक्रिया के बारे में थोड़ा जान लिया था। फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ, इम्पोर्टेंट है। रासायनिक अभिक्रियाओं की जो प्रकार हैं उनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उदाहरण सहित इनको डिटेल से पूछ लिया जाता, तो समझना। संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करेंगे, उन्हें संयोजन कहेंगे। जैसे कोयले का दहन है, जल का निर्माण है, गंधक का दहन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, उसका जल से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपन देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के रूप में बिना भुजा चुना, जो मार्केट से अपन सफ़ेदी करने के लिए, कली करने के लिए लाते हैं, और उसमें जल मिलाने के बाद जो सफ़ेद विलयन बन जाता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना। तो ये सारी की सारी किस प्रकार की अभिक्रिया? संयोजन। अब आपको पूछ लिया जाता है संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कोई दो उदाहरण लिखो या एक उदाहरण लिखो या उदाहरण सहित समझाओ। इस प्रकार के क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के लिए आपके इम्पोर्टेंट है। सेकंड, वियोजन अभिक्रिया। तीन प्रकार की वियोजन अभिक्रिया आप पढ़ेंगे। उत्समीय वियोजन है, विद्युत वियोजन है, प्रकाशिक वियोजन। पहले वियोजन या अपघटन कहते किसे? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होंगी जिनमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, वियोजन या अपघटन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख सकते हैं, उत्समीय वियोजन के दो उदाहरण आपको दे रखे हैं। फेरस सल्फेट का वियोजन फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड में। इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में। और आप विद्युत वियोजन देखेंगे तो उसमें आप जल का अपघटन देखेंगे। जल का विद्युत के प्रेजेंस में अपघटन करने पर कैथोड पे हाइड्रोजन गैस बनती है और एनोड पे ऑक्सीजन गैस बनती है। इसी प्रकार से जो तीसरा टाइप है वियोजन का, वो उत्समीय वियोजन है। उत्समीय वियोजन का मतलब उष्मा की उपस्थिति में किसी पदार्थ का वियोजन है, उत्समीय वियोजन कहलाता है। जैसे AgBr या AgCl, सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड, ऐसे पदार्थ हैं जिनमें उत्समीय वियोजन पाया जाता है। यदि आप प्रकाश में इनको रख दोगे तो ये सिल्वर और ब्रोमाइड या सिल्वर और क्लोराइड में विभाजित हो जाएंगे। यह है प्रकाशिक वियोजन के उदाहरण। प्रकाशिक वियोजन में जो AgBr है उसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में, छोटा प्रश्न पूछ लेता है। एक आपको संगमरमर का सूत्र बताया गया है, ये भी छोटा प्रश्न पूछ लेता है। संगमरमर का सूत्र क्या है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रकार है अभिक्रियाओं का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब वो अभिक्रिया होंगी जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जैसे हम कह सकते हैं कि हम जो श्वसन करते हैं उसमें ग्लूकोज के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस यानी मीथेन का जो दहन है वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जी विघटित होकर जो केंचुओं द्वारा कंपोस्ट बनाई जाती है उसमें भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है, तो वो भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। शोषी किसे कहेंगे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएंगे। आपको उदाहरण दे रखे हैं, H2+I2 से हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण करना, N2O2 से नाइट्रस ऑक्साइड का निर्माण करना, ये ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के उदाहरण है। विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु अथवा समूह का स्थान कोई दूसरा परमाणु या समूह ले लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन में धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं, ये थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। मैं PDF पूरे चैप्टर की लेके आऊँगी, उसमें आपको बताऊँगी। जिंक है वो कॉपर सल्फेट से अधिक क्रियाशील धातु होने के कारण सल्फेट आयन को कॉपर से विस्थापित कर देती है और जिंक सल्फेट और कॉपर बना लेती है। इसी प्रकार से आयरन भी कॉपर सल्फेट से सल्फेट आयन को विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन में क्या होगा कि दोनों अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाएगा। इस प्रकार की अभिक्रिया। द्विविस्थापन का उदाहरण काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये भी। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड की जब अभिक्रिया करवाई जाएगी तो बेरियम सल्फेट और NaCl का निर्माण हो जाता है। ये द्विविस्थापन है, दोनों आयनों से परमाणु या आयन समूह का विस्थापन हुआ है। अगली है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। अब उपचयन में क्या होगा, थोड़ा गौर से सुनना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होगी जिनमें जो अभिकारक है उसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, ऑक्सीजन जुड़ेगा, या फिर अभिकारक है वो एक हाइड्रोजन परमाणु का त्याग कर देगा, उपचयन अभिक्रिया कहलाएंगे।
जैसे आप देखोगे मैग्नीशियम है, उसके ऑक्सीजन से आपने दहन करवाया था तो क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी जो अभिकारक मैग्नीशियम है उसके साथ किसका योग हो गया, ऑक्सीजन का। तो ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला हैपचयन इसके विपरीत है, ऐसी अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो या फिर ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, कमी हो जाएगी, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कॉपर ऑक्साइड है, उसके आपने हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवा दी तो कॉपर से क्या हो गया, ऑक्सीजन का त्याग हो गया और जल का अणु बना लिया उसने, तो ये अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। और यदि ये दोनों अभिक्रियाएं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाता है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभी आपने देखा है कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाई जाती है। अब आपको उपचयन और अपचयन किसका हुआ है ये अभिकारकों से बताना है, उत्पाद से नहीं है। अभिकारकों में किसका तो अपचयन हुआ और किसका उपचयन हुआ। अब जिसके साथ ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ना उसका तो क्या हो जाएगा, उपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो देखो कॉपर ऑक्साइड था, वहाँ से ऑक्सीजन का क्या हो गया, त्याग हो गया, तो कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना अपचयन को बता रहा है। जबकि हाइड्रोजन था उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो वो उपचयन को बता रहा है। ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन और अपचयन साथ साथ संपन्न होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। तो हम दो स्थितियाँ देखेंगे, जनरली और भी हैं लेकिन दो इम्पोर्टेंट हैं। संक्षारण, जब कोई धातु है उसके आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी, जल आदि होता है तो उस पर एक जंग की परत बन जाती है, इसे संक्षारण कहते हैं। अब आप बता सकते हो क्या संक्षारण उपचयन अभिक्रिया है या अपचयन। संक्षारण में ऑक्सीजन की परत बनती है धातु पे, तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया। चांदी के ऊपर ऑक्सीजन की परत से वो काली पड़ जाती है, तांबे पे हरी परत बन जाती है, लोहे पे जंग लगना, ये सब संक्षारण के दैनिक जीवन में प्रभाव है। इसी प्रकार से संक्षारण की तरह आप एक और देखेंगे, विकृत गंधिता। जो तेल या वसाओं के पदार्थ होते हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उनके रंग, गंध, स्वाद इनमें परिवर्तन हो जाता है और उनमें परिवर्तन हो जाएगा ना तो उनके स्वाद है, रंग है, गंध है, वो बदल जाते हैं। जैसे मैं सेंस से बताऊँ आपको, विकृत गंधिता उपचयन का दूसरा प्रभाव है विकृत गंधिता। तेल या वसा युक्त पदार्थ हैं वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर विकृत गंधी हो जाते हैं, अर्थात उनकी गंध और स्वाद बदल जाते हैं। इसे क्या कहेंगे, विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता को रोकने के लिए ऐसे जो भोज्य पदार्थ हैं जो तेल और वसा युक्त हैं उन्हें प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर या जनरली नाइट्रोजन गैस मिलाकर पैकिंग की जाती है। जो पैकिंग बंद फूड होता है उसमें नाइट्रोजन गैस डाली जाती है ताकि उसमें विकृत गंधिता नहीं हो, उसका स्वाद न बदले। तो ये दो उपचयन के आप दैनिक जीवन में प्रभाव देखते हैं, संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों ही कैसी अभिक्रिया हैं, उपचयन अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि ऑक्सीजन की वृद्धि होगी पदार्थ में। उदाहरण, आलू की चिप्स की थैलियों में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, विकृत गंधिता को रोकने के लिए। ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है, नोट्स में PDF में बाद में बताऊँगा।